हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो रोज़ की तरह लाए हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंडियन हॉरर स्टोरी जो काफ़ी सच्ची है। और तो फिर चलिए चलते हैं, लगाइए हेडफोन और अपने स्टोरी पर। तो ये हमारी स्टोरी जो है ये आपका ब्रिटिश शासनकाल के दौरान की है। तो शायद ही आप कभी ये स्टोरी सुने होंगे। और तो ब्रिटिश शासनकाल के समय एक अंग्रेज डिप्टी कलेक्टर थे और मिस्टर किंग थे ने भारत में रहते समय के कुछ आपका संस्मरण प्रकाशित किए। और उनमें से एक अध्याय भटकती आत्माओं का भी है और इसमें उन्होंने इस विषय को शामिल किया है। तो जिस घटना का उल्लेख उन्होंने किया उसकी भूमिका में लिखा है कि यदि यह मुकदमा मेरे सामने ना चला होता तो मैं इस घटना पर कभी विश्वास नहीं करता, क्योंकि मैं भूत प्रेत के अस्तित्व पर इससे पहले मैंने कभी भी विश्वास ही नहीं किया है। उनके द्वारा प्रस्तुत विस्तृत घटनाक्रम का सार संक्षेप इस प्रकार है कि घटना जनवरी 1937 की है और भारत में उस समय ब्रिटिश शासन था। तो केंद्रीय सरकार के भारतीय अधिकारी श्री रामास्वामी स्थानांतरित होकर शिमला आए थे। जो बंगला उन्हें रहने के लिए मिला था उसमें प्रथम रात्रि को एक महिला की छाया दिखाई दी। साथ ही घंटों की आवाज़ भी सुनाई दी और इस आवाज़ को सुनते ही श्री रामास्वामी ने भयभीत होकर दूसरे ही दिन वह बंगला छोड़ दी। श्री रामास्वामी के बंगला छोड़ देने के बाद वह बंगला एक दूसरे मुस्लिम भारतीय अधिकारी को अलॉट कर दिया गया। तो जब यह अधिकारी उस बंगले में रहने गए तो पहले ही दिन ठीक आधी रात के समय एक सफ़ेद पोश महिला दिखाई दी। जहांगीरी घंटों की आवाज़ उसके आने के साथ बंगलों में गूंज उठी। महिला की सिक्सियाँ स्पष्ट सुनाई दे रही थी, मतलब रोने की आवाज़। तो मुस्लिम अधिकारी उस समय जो थे वो चित्कार करते हुए बंगला को छोड़कर भागे तथा उस आश्चर्यचकित घटना की सूचना पुलिस तथा उच्च अधिकारी को दे दी गई। सूचना के उपरांत एक पुलिस इंस्पेक्टर ने कुछ सिपाहियों के साथ उस बंगले में पड़ाव डाला। तो रात के ठीक 12 बजे वही सफ़ेद महिला जो पोशाक पहनी थी, ऊंची एड़ी की चप्पल पहने दिखाई दी। पुलिस इंस्पेक्टर ने रिवॉल्वर से लगातार 5-6 गोलियां उस पर चलाई, किंतु उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पहले असिस किया तथा फिर ठहाका मारकर हंसने की आवाज़ तथा बाद में जहांगीरी घंटों की आवाज़ सुनते इंस्पेक्टर के होश हवास उड़ गए। तो पसीने से लथपथ इंस्पेक्टर तथा सिपाही उस बंगले से निकलकर भाग खड़े हुए। इस घटना से शिमला ही नहीं वरन दिल्ली की केंद्रीय सरकार भी आश्चर्य में पड़ गई। इसकी जांच के लिए उच्च स्तरीय कार्रवाई करने का आदेश जारी किया गया। प्रेत आत्मा के इस रहस्यमय स्वरूप का मजाक उड़ाते हुए अंग्रेजी सरकार ने दिल्ली से एक अनुभवी एवं साहसी इंस्पेक्टर श्री आगा के नेतृत्व में एक पुलिस दस्ता घटना की जांच के लिए भेजा। इंस्पेक्टर आगा ने सिपाहियों को बंगले के चारों ओर तैनात कर दिया तथा स्वयं डाइनिंग रूम की एक कुर्सी पर बैठ गए। इंस्पेक्टर आगा के कुर्सी पर बैठते ही एक विचित्र बिल्ली उनके पास से उछल कूद मचाती है और कमरे में ही गायब हो गई। तो वे भयभीत तो हुए, परंतु साहस जुटाकर अपना रिवॉल्वर भरकर सचेत होकर बैठ गए। रात के ठीक 12 बजे उसी सफ़ेद पोश महिला की छाया इंस्पेक्टर आगा को दिखाई दी। इंस्पेक्टर आगा ने अपना रिवॉल्वर संभाला ही था कि छाया ने कहा, ठहरिए, आप एक नेक तथा चरित्रवान अधिकारी हैं। मुझे अबला पर बिना किसी कारण क्रोध क्यों करते हैं? वैसे आपका रिवॉल्वर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो यह सुनकर इंस्पेक्टर आगा सहम गए तथा नम्रता से बोले, आप कौन हैं? क्या अपना परिचय मुझे देंगी? छाया ने कहा कि मैं एक पीड़ित औरत हूँ और क्या मेरी आप पीड़ा दूर करने में मदद कर सकेंगे? यदि आप वादा करते हैं तो मैं आपको एक बहुत बड़ा रहस्य बताऊंगी। इंस्पेक्टर आगा ने तुरंत कहा कि मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूँगा। तो आश्वासन पाकर छाया ने अपनी दुख भरी कहानी कहना प्रारंभ की। उसने कहा कि मैं एक पहाड़ी लड़की थी। शादी से पहले का मेरा नाम आवेरी था। मेरी माँ वेश्या का धंधा करती थी और मेरी सुंदरता को देखकर शिमला के तत्कालीन पादरी मिस्टर आयोजिक मेरी ओर आकृष्ट होने लगे। तो आयोजिक तथा मेरी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। माँ के विरोध के बावजूद भी मैंने तथा आयोजिक ने कोर्ट मैरिज कर ली।
आईजी को भी अपने माता पिता का विरोध सहना पड़ा। यह बंगला उस समय आईजी का ही था तथा हम दोनों इसी में रहते थे। मेरी माँ ने मुझे भी वेश्या के रूप में देखना चाहती थी, किंतु मैंने वैसा ना करने का संकल्प कर लिया था। तो इंस्पेक्टर आगा ने पूछा कि फिर आगे क्या हुआ। छाया ने कहा, कुछ दिनों बाद मैं गर्भवती हो गई। तो मेरी माँ ने आईजी से संबंध विच्छेद करने के लिए मुझ पर दबाव डाला, क्योंकि उसकी नज़र मेरे पैसों का महत्व अधिक था तथा मुझे प्रेम महत्वपूर्ण जान पड़ा। मैंने अपने माँ की बात नहीं मानी और इसी दरमियान आईजी के पिता का तारा आया मतलब खबर आया, जिसमें उसे तुरंत बुलाया गया था। आईजी ने मुझे बताया कि अगर वह नहीं गया तो उसके पिता की लाखों की संपत्ति उसके हाथों से निकल जाएगी। मैंने उसे प्रसन्नतापूर्वक विदा किया तथा बंगले में अकेली रहने लगी। लगभग 2 महीने बाद आईजी वापस आया तथा प्रेम प्रदर्शित करते हुए चुंबन लेने के बहाने मेरे गले में रुमाल फंसाकर मेरी हत्या कर दी। इंस्पेक्टर आगा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, आगे क्या हुआ बताओ। छाया ने कहा कि हाँ सुनिए, मेरी लाश पीछे वाले कमरे के बीचों बीच गड़ी है। प्लास्टर उखाड़ने पर एक पत्थर के नीचे मेरे शव को दबाया गया है और अब भी वहाँ मिल जाएंगे। आईजी का रुमाल तथा जेब का कुछ सामान भी उसी में पड़े मिलेंगे। इंस्पेक्टर साहब, मैं चाहती हूँ कि आईजी पर मुकदमा चलाकर उसे प्राण दंड दिलाया जाए। इस संबंध में मैं आपकी हर संभव सहायता करूँगी। इतना कहकर वह छाया गायब हो गई। इंस्पेक्टर आगा ने आवेरी के पूरे कथनों को नोट कर लिया तथा अपने उच्च अधिकारियों को इस घटना से अवगत कराया। तो फौरन इस बात की सत्यता तक पता लगाने के लिए एक मजिस्ट्रेट के समक्ष उस कमरे की खुदवाई की गई। एक महिला के शव के साथ एक रुमाल तथा अन्य सामान भी मिला। इतना प्रमाण मिलने पर आईजी के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दायर कर दिया गया। मुकदमे में आईजी के वकील ने कहा कि यदि यह बयान जो इंस्पेक्टर आगा ने नोट किए हैं तावेरी के हैं तो उसके हस्ताक्षर इस नोट में क्यों नहीं है। इंस्पेक्टर आगा ने समय मांगा तथा दूसरे दिन उसी बंगले में आवेरी के छाया की प्रतिरक्षा करने के लिए गए। प्रतीक्षा करने के लिए उसी कमरे में गए और किंतु छाया समय से पहले ही उस कमरे में उपस्थित थी। उसने गलती स्वीकार करते हुए कहा कि आगा साहब, आप कागज़ टेबल पर रखे तो हस्ताक्षर कर देंगी। इंस्पेक्टर आगा ने उसके कहे अनुसार कागज़ टेबल पर रखा तथा देखता रहा। तो कागज़ पर लिखा गया, मैं बयान देती हूँ कि मैंने जो कथन इंस्पेक्टर के समक्ष दिए हैं वे मेरे ही हैं और उक्त बयानों में मेरे ही हस्ताक्षर हैं। हस्ताक्षर आवेरी। अगले दिन कोर्ट खुलते ही मामला पेश हुआ। वकील तथा जज सभी आश्चर्यचकित थे। ठीक वही हस्ताक्षर जज की फाइल में बंद आवेरी के बयानों में भी पाए गए। पुनः बचाव पक्ष के वकील ने प्रश्न किया, यदि आवेरी हस्ताक्षर कर सकती है तो कोर्ट में आकर बयान दे या कोई ऐसा प्रमाण या सबूत दे जिससे विश्वास किया जा सके कि वे हस्ताक्षर आवेरी के ही हैं। समय मांगकर इंस्पेक्टर आगा वापस रात में आवेरी से मिलने गया तथा उसे सारी बात बताई। आवेरी ने बॉम्बे से भेजा गया आईजी के पिता का तार व कोर्ट मैरिज के कागजात के बारे में बताया तथा उन्हें कहा कि बंगले में रखा गया है। ये भी बताया कि आवेरी ने यह भी बताया कि आईजी के पिता की मृत्यु हो चुकी थी। ये झूठा तथा फर्जी तार आईजी ने मुझसे पिंड छुड़ाने के लिए मंगवाया था। कोर्ट में पहुंचकर इंस्पेक्टर आगा ने आईजी के नाम का जाली तार व विवाह के कागजात प्रस्तुत कर दिए। आईजी न तो यह सिद्ध कर सका कि उसने आवेरी को तलाक दिया था और न ही यह बता सका कि वह कहाँ है। अंततः आईजी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और उसे फांसी की सज़ा सुना दी गई। प्राण दंड के निर्णय के दिन इंस्पेक्टर आगा पुनः उसी बंगले में गए। तो जब वह उसी कमरे में आवेरी का इंतजार कर रहे थे तो अचानक उन्हें नींद की झपकी आ गई। स्वप्न में आवेरी की छाया ने उन्हें धन्यवाद दिया तथा कहा, अब मेरी आत्मा को पूर्ण शांति मिल गई है तथा अब इस छाया शरीर से मुक्त हो रही है। अतः भविष्य में आपसे ना मैं मिल सकूंगी और आपने जो कुछ भी मेरे लिए किया इस आसान को मैं बदला मैं नहीं चुका सकती, परंतु मेरी यह इच्छा है कि बेडरूम के पीछे वाली खिड़की के नीचे एक बक्सा गड़ा है, उसे आप खोद कर निकाल लें तथा अपनी धर्म पत्नी को मेरी हार्दिक भेंट के रूप में उसे दे दें। इतना कहकर वह छाया गायब हो गई। तो सुबह होने पर इंस्पेक्टर आगा ने वह स्थान खुदवाया। वास्तव में उस स्थान पर एक बक्सा निकला जिसमें लगभग 40,000 रुपये के मूल्य के सोने के आभूषण मिले। इंस्पेक्टर आगा ने पूरी ईमानदारी के साथ बक्से को
सरकारी खजाने में जमा कर दिया, परंतु अंग्रेजी सरकार ने इंस्पेक्टर आगा की ईमानदारी तथा सफल प्रयासों के पुरस्कार के स्वरूप वह पूरी संपत्ति उन्हें दे दी। घटना 21 जनवरी 1918 की है और यह भयावह रात थी। आकाश में पूर्णिमा का चांद घने काले बादलों में छिप रहा था। तो बात ऐसी है कि चारों तरफ सन्नाटा बिखरा हुआ था। कभी थोड़ी देर के लिए चांद बादलों की ओट से निकलता तो दूर दूर तक फैला शांत समुद्र रोम सिहरा जाता। तो ये हमारी दूसरी घटना है, कहानी है, और जो रेडिट से लिए हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान युद्ध के दिन तथा इंग्लिश चैनल में एक जर्मनी पनडुब्बी ब्रिटिश जलपोतों की घात में घूम रही थी और उस पूर्णिमा का रात वह कुछ ही देर हुए समुद्र के भीतर से ऊपर आई। समुद्र सतह का हाल देखने के लिए एक जर्मन पनडुब्बी का अफसर कार्ल एरिकमान डेक पर आया। अचानक उस अफसर की नज़र डेक पर खड़े एक व्यक्ति पर पड़ी तथा वह चौंक कर सिहरा उठा। तो पनडुब्बी तो अभी भी ऊपर आई थी, तो इसलिए डेक पर किसी के पहुंचने का सवाल ही नहीं उठता। फिर डेक पर आने का द्वार तो उसी ने खोला है, तब फिर पनडुब्बी के डेक पर कौन है? उसने चिल्लाकर पूछा, तुम कौन हो? वहाँ क्या कर रहे हो? उस व्यक्ति ने मुड़कर अफसर की ओर देखा और चांद के धुंधले प्रकाश में अफसर को उस व्यक्ति का चेहरा जाना पहचाना लगा। उसने दिमाग पर जोर देकर उसका नाम याद करना चाहा, तो पल भर बाद उसे नाम याद आया, पर उसके साथ ही उसे लगा कि जैसे वो गस खाकर गिर पड़ेगा। डेक पर खड़े उस व्यक्ति का नाम था लेफ्टिनेंट फॉरेस्टर, पर वो तो कुछ महीनों पहले ही दुर्घटना में मारा जा चुका था। तो क्या वह जे फॉरेस्टर का प्रेत था? यह देखकर आतंकित तथा काफ़ी आश्चर्यचकित था अफसर और कुछ कहता या करता, तब तक डेक पर खड़े प्रेत ने उसकी ओर उंगली से इशारा किया जैसे उस पर आरोप लगा रहा हो, और फिर वो गायब हो गया। तो जिस U-65 पनडुब्बी पर फॉरेस्टर का यह प्रेत देखा गया तो वह फिर दोबारा यात्रा नहीं कर पाई। तो हुआ यह था कि जब U-65 अपनी प्रथम यात्रा पर निकलने को हुई तो उस पर खाने पीने के सामान के अतिरिक्त टॉर्पीडो भी लादे गए। जब ये टॉर्पीडो पनडुब्बी से उतारे जा रहे थे तब वे फट पड़े। पनडुब्बी के चालक दल के 5 सदस्य मारे गए और लेफ्टिनेंट फॉरेस्टर भी उनमें से एक थे। टॉर्पीडो के फटने से पनडुब्बी में भी क्षतिग्रस्त हुई तथा उसे मरम्मत के लिए भेजा गया। तो युद्ध के दिन थे, अतः पनडुब्बी को जैसे तैसे मरम्मत कर फिर उसे सफ़र लायक बना दिया गया। एक दिन अफसर विक्रमान तथा सीमेन पेटरसन पनडुब्बी का मुआयना करने पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले फॉरेस्टर का प्रेत दिखाई दिया। सीमेन पेटरसन तो उसे देखकर इतना भयभीत हुआ कि नौकरी छोड़कर ही भाग गया। जल्दी ये खबर जंगल की तरह आग की तरह फैल गई और कि पनडुब्बी में फॉरेस्टर तथा उसके साथ मृत अन्य 4 लोगों के प्रेत भी है तथा अब उस पर यात्रा करना खतरे से खाली नहीं है। एक पादरी को बुलाकर पनडुब्बी के प्रेत बाधा से मुक्त किया गया, परंतु लोगों के मन में फॉरेस्टर तथा उसके साथियों के प्रेत का आतंक बना ही रहता तथा बाद की घटनाओं ने यह सिद्ध भी किया कि उसका भय गलत नहीं था और पनडुब्बी के सवार प्राय सभी लोगों को अकाल मृत्यु का शिकार होना पड़ा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये स्टोरी काफ़ी अच्छी लगी होगी और जो काफ़ी रियल है, और दूसरी प्रकार की कहानियों और के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक और कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और हमारे प्लेलिस्ट में ऐसी कई वीडियो पड़ी हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो रियल घटनाओं पर है, तो आप वहाँ जाकर आप कहानी सुन सकते हैं। खैर, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय एंड टेक केयर।